नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जो आरोप बार बार लग रहा है कि भारत में अब संविधान बच नहीं पा रहा है, संविधान बेहद बेहद संकट में है, उसके नजारे बार बार सामने आ रहे हैं। हम निरंतर देख रहे हैं कि परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून, कायदा कुछ भी मानने को तैयार वो लोग नहीं है जिनके हाथों में सत्ता है। केंद्र को लेकर बार बार बहुत सारे मामले सामने आते हैं, आक्षेप लगते हैं। मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, मेरी लाठी मेरी भैंस का जो एक संदेश बार बार जाता है, और ये भी निकल कर आता है कि अब हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक अघोषित आपातकाल है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये तो एक देश का नजारा या देश में उत्पन्न होने वाली एक ध्वनि है, वो निकल कर आती है। ऐसे ही जो राज्य हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, सूबे हैं, वहां के भी जो आका हैं, जो सरकार को चलाने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसा ही संदेश देने से बाज नहीं आते, या नहीं उनको कोई संकोच होता कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। मैं बात आज करने जा रहा हूं संभल की। संभल का जो पूरा का पूरा स्थितियां हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है कि वहां क्या कुछ कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे वो एक मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश, क्या क्या उसमें हुआ, सब हुआ, और उसके बाद कैसे हिंसा में हुई, और हिंसा के बाद जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां भी कहानियां निकल निकल कर निरंतर सामने आ रही हैं। वहां किस तरीके से सरकार ने पूरे के पूरे उस क्षेत्र को एक किला बनाया हुआ है, एक पुलिस के साये में वो क्षेत्र है। साथ साथ वहां कुछ जो कहानियां निकल निकल कर आती हैं, हम जिसकी बात करते हैं, उसमें यह भी आता है कि वहां जो पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, उन लोगों पर निरंतर ये दबाव पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि जो पुलिस चाहती है वैसे बयान दीजिए। कई कहानियां आ रही हैं, बहुत सारे वो जो आरोप हैं वो हैं। अब इसकी तलाश यदि कोई करना चाहे तो वो नहीं जा सकता वहां। 10 दिसंबर तक संभल जाने में किसी को भी नहीं जाने दिया जाना है, ये एक वहां फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी हुआ है। और अब स्थितियां ये हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो अखिलेश यादव, वो जाना चाहे तो वो नहीं जा सकते। उनकी टीम के कोई मेंबर जाना चाहे नहीं जा सकते। वो बार बार कहते हैं कि वहां निषेधाज्ञा लागू है। निषेधाज्ञा में भी 5 लोगों को तो अनुमति है ही। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वहां शांति है, स्थितियां सामान्य हो रही है, दूसरी तरफ यही सरकार, यही पुलिस, यही प्रशासन बयान दे रहा है कि यदि वहां कोई आया तो स्थितियां फिर बिगड़ जाएंगी। अब ये कैसी स्थितियां हैं, क्यों बिगड़ जाएंगी? और आज जो सबसे एक ऐसा नजारा भारत ने देखा, देश ने देखा, कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां अपनी टीम, अपने जो कांग्रेस के नेतागण के साथ जाना चाहते थे, निकले वो दिल्ली से, बड़े वो, और उन्हें उत्तर प्रदेश की जो सीमा शुरू होती है, दिल्ली का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश, वहां रोक दिया गया। वो गाजीपुर बॉर्डर जो कहलाती है, वहां उनको रोक दिया गया। 2 घंटे तक जद्दोजहद चलती रही। और उस दरमियान बहुत वो कई प्लान लेके पहुंचे हुए थे। ए प्लान था सब लोग जाएंगे, फिर बी प्लान दिया गया कि यदि वहां 144 जो जिसको अब अलग धारा में नई जो संहिता लागू हुई है हिंदुस्तान में, उसके तहत अलग धारा है वो, तो उन्होंने कहा हम 5 लोग चले जाते हैं। उस पर भी राजी नहीं हुई पुलिस, प्रशासन, शासन, क्योंकि वो तो बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछ रहे होंगे कि भेजा जाए, नहीं भेजा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और आखिर में जो एक प्लान सी था, और जो ऐसा प्लान था, शायद उससे किसी को कठिनाई नहीं होना चाहिए थी, ना सरकार को कठिनाई होनी थी, ना पुलिस को, ना प्रशासन को। और राहुल गांधी ने कहा कि हमें पुलिस के साये में ले जाया जाए, उनकी गाड़ी में ले जाया जाए, हम तैयार हैं जाने के लिए। वहां जो पीड़ित हैं, परेशान लोग हैं, उनसे मेल मुलाकात कर लौट आएंगे। तो वो भी नहीं तैयार हुई, और उसके बाद वापस वो चले गए। और बाकी फिर आगे इस पर जो, ठीक है, राजनीति हो रही है, होना भी चाहिए, मसला मामला ऐसा है। और वहां जो पीड़ित है, बहुत दुखी लोग हैं, उनके घावों पर मरहम आखिर कौन लगाएगा? निकल कर तो यही आ रहा है कि सरकार तो खासकर वो जो मुसलमान जो पीड़ित हैं, उनकी और नजर भी नहीं कर रही, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब तो ये भी हो गया कि वहां पाकिस्तान कनेक्शन निकल आया है कि एक पाकिस्तान की बुलेट्स मिल रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस पर भी बहुत जमकर विवाद भी है और राजनीति भी है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं,
जो देश का एक दूसरे क्रम का पद कहलाता है लोकसभा के मान से, कि सदन के नेता और फिर नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष को भी ना जाने दिया जाए और यह कहा जाए कि उनके जाने से अशांति हो जाएगी, शांति व्यवस्था जो अभी बनाई गई है वो फिर उसी दिशा में मुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बड़ा अजीब सी बात है, बड़ी विडंबना है और समझ से परे है। जो फिर बात यही होती है कि क्या डिक्टेटरशिप चल रही है या फिर अघोषित घोषित आपातकाल है, क्या है ये सब कुछ। तो हम आज इसी सब पर बात करेंगे और खासकर एक बात ये भी निकल कर आती है कि वो जो ताल ठोका करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कि एक अकेला सब पर भारी, पूरी टीम उनकी, नंबर आज उनके पास है, वो कैसे नंबर उनके पास है उसको लेकर भी बहुत विवाद है कि ईवीएम माता की कृपा और तमाम जो आक्षेप आरोप है। तो आज क्या उलट हो गया है कि अब राहुल गांधी सब पर भारी हो गए। तो इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए चलेंगे, हमारा जो डिबेट होती है, खास पैनल हमारा जुड़ता है, जुड़ गए हमारे साथ, जुड़े हैं अनिल सिन्हा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रदीप श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का करूंगा। और कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं, उनमें होंगे हमारे साथ अरुण दीक्षित जी, इसके अलावा हमारे साथी राशिद जहीर साहब जुड़ेंगे। तो उन जुड़े उसके पहले मैं, आप जानते हैं चाहे अनिल सिन्हा साहब हो, प्रदीप श्रीवास्तव साहब हो, सबको आप दर्शक हमारे देखते हैं, सुनते हैं, शानदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, दीर्घ अनुभव आप लोगों का है। मैं पहले कुछ जो आज इस सब विषय पर हुआ है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं और इस पर बीजेपी कैसे पलटवार करेगी, कुछ सुनाऊंगा, फिर मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा अनिल सिन्हा साहब से, कि उनको एक डिबेट में और जाना है, तो 5:30 तक हमारे साथ है। पहले हम सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है, उनकी एक निरीता लाचारी नजर आई, वो बड़े दुखी से स्वर में, वो जो संविधान की पुस्तक बार बार ले रहे थे उसी की दुहाई देने। सुनिए पहले आप। जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी क्या करेंगे ये भी सुनते हैं। में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। ये थी। और अब देखिए निर्लजता भरे बयान सुनिएगा, एक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं और उसके बाद उनके एक प्रवक्ता सुधांशु क्या कहते हैं, सुनिए दोनों को, फिर मैं शुरू करूंगा कांग्रेस अनिल सर से। संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं, तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं, वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं।
और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। संभल है, उसमें कुछ अमेरिकन पैलेट्स भी हैं और वो खोखे हैं और पाकिस्तानी भी हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है और उसकी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही, पुलिस भी जांच कर रही है और जांच करके जो उसके असली अपराधी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये एक सुधांशु त्रिवेदी, और सुनिए फिर मैं करता हूं सवाल। यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अनिल सर, सुन लिया आपने सभी, आपने राहुल गांधी को सुना, प्रियंका गांधी को सुना, कैशव मोहर जो है वो किस निर्लजता से कह रहे हैं कि वहां सिर्फ राजनीति सूझी। क्या कहिएगा सब पर आप, ये किस तरीके का, आप तो बहुत लंबे वक्त से, आपको एक 5 दशक के लगभग का आपको अनुभव है, आपने भी बहुत सारे ऐसे दौर देखे हैं जब बहुत प्रतिकूल नहीं थी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां रही, दंगे हुए, इस तरीके का बहुत टेंस माहौल, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को भी ना जाने दिया जाए और फिर इस तरीके की राजनीति हो। राजनीति कौन कर रहा है, क्या कहां खड़ा हो गया आके देश? अनिल सर। नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने कहा, बोलना चाहिए लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को, कि ये जो सेकुलरिज्म में अगर कंपटीशन होता है लोगों के लिए खड़े होने का, तो ये कंपटीशन होना चाहिए। अगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करें कि मैं आगे जाऊंगा तुम आगे जाओ, ये देश के लिए स्वस्थ चीज है। और उनका जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है वो देश को तोड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने को पोजिशनिंग कर रहे हैं कम्युनल लीडर, हिंदू लीडर के रूप में, हिंदुत्व के लीडर के रूप में। इसके लिए वो पूरा यूपी को बांटना तो छोड़ दीजिए, कटेंगे बटेंगे से आगे का काम कर रहे हैं, पूरा दंगों में झोंक रहे हैं। और पूरा जरा यूपी गवर्नमेंट का आप देखिए एडवर्टीजमेंट सब। अब बताइए कि जो राम ये का जन्मभूमि का आंदोलन, राम मंदिर बनना, सब कुछ हो गया, 40 साल से ये लोग यूपी को टांगे हुए हैं और अब उसमें 40 साल में उनकी हालत कहाँ पहुंची है जरा यूपी वालों से पूछ लीजिए जा करके। उनका स्वास्थ्य का इंडेक्स पे कहाँ पर है, माल न्यूट्रिशन पे कहाँ पर है, कुपोषण से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, रोजगार, सबका जरा वहां पर आकलन कर ले। अब तब वो बताए कि ये जो दिए जला रहे हो यहाँ पे अयोध्या में, उसका क्या फायदा हुआ। दिए तो इसीलिए भगवान के पास जलाते हैं आप ना, कि सुख और समृद्धि मिले। न सुख दे सकते हो न समृद्धि दे सकते हो। वहां अब हर जगह मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहा है, ये कौन सा अध्यात्म है भाई। और दूसरा, अब संभल में नई नैरेटिव बन रही है।
वहां जो दंगे, जो भी दंगे नहीं, मतलब जो भी वहां हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके पीछे के रीजन में जाने के बदले बता रहा है कि पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान में आ गए से अगर अमेरिका से आगे हथियार और कारतूस, तो पहला तो इसको गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए ना। वो कैसे आगे भाई? ये ऐसी कौन सी सुरक्षा है कि संभल का एक गरीब, क्या कहते हैं, मुसलमान और वहां बस्तियों में रहने वाला, वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है, तुम इतना बड़ा महकमा बैठाया हुआ है, ये इसका क्या कर रहा है? तो वहां नैरेटिव चेंज, ये यही सब नैरेटिव बनाने का असल में है क्या कि एक जो है बीजेपी की कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म जो है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस फडणवीस, अमित शाह वर्सेस फडणवीस, सब कोशिश कर रहा है कि हम कितने बड़े, मतलब ये हो सकते हैं, अत्याचारी मुसलमान के खिलाफ कितना काम कर सकते हैं, यही दिखाने में लगा हुआ है। और पूरा देश में आप देख रहे हैं ना, अजमेर में ढूंढ रहा है कौन सा ऐसा है, और सब जगह के जो मंदिर ऑलरेडी है, वो जो है उसको नष्ट करने पर तुला हुआ है, उसको पिकनिक स्पॉट और ये बनाने पर तुला हुआ है। सबका जरा देख लीजिए, और सबका गुजराती कॉन्ट्रैक्टर है। ये बात भी मीडिया में साफ साफ आनी चाहिए कि ये कौन लोग बना रहे हैं। वो ये जालियाना वाला बाग का भी जो रेनोवेशन है, मतलब जीर्णोद्धार करें, काहे का जीर्णोद्धार, अरे वो तो लोग वहां श्रद्धा से जाते हैं। अब जितने एंशियंट मंदिर है वहां, उसको वहां ये देखने के लिए थोड़ी जाते हैं कि वो जो है, क्या कहते हैं, रोपवे बन रहा है कि होटल बना हुआ है। वहां लोग जाते हैं कि हजारों साल से वहां गए हैं, उस गुफा में बैठ करके, या उस मंदिर में लोगों ने मंत्र जाप किए हैं, ऋषियों ने, मुनियों ने, जो ये परंपरा है, उस परंपरा के लिए। और वहां का ये भी जो है माहौल भी इस तरह का है कि आपको खुद ही श्रद्धा महसूस होगी, उस तरह का बना हुआ है। अब ये पिकनिक स्पॉट में बनाने पड़ते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा खतरा, मैं आपको बोल रहा हूँ, संभल या ये अलग अलग आप मत बात करिए, सबसे बड़ा खतरा है ये हिंदुओं पर, कि हिंदुओं का जो की परंपरा है, मुसलमान का तो जो करना है उसको तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देना है। वो वहां बुलडोजर, अब बताइए, बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। अभी मैं देख रहा हूं कि संभल पर एक खबर थी कि बुलडोजर दौड़ा और खुद ही जो है, क्या कहते हैं, व्यापारियों ने उसको, नगर परिषद ने किया है। अब आप बताइए कि जब दंगे होंगे, मतलब जब तनाव होगा, उस समय बुलडोजर, मतलब नगर परिषद को अतिक्रमण की याद आएगी, उसके बाद पुलिस को याद आएगी, ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से ये आ रहा है, हथियार आ रहा है, उसको उसी समय चुनाव होगा तो ईडी को याद आएगी टेरर फंडिंग की, उसके बाद इनकम टैक्स की चोरी की। अब कहां पर झारखंड में एक भी कोई हो रहा है क्या? कोई छापेमारी नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में कोई छापेमारी हो रही है? ये पूरा तंत्र जो है, इसको हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। और ईवीएम के बारे में आपने सुना ही, अब तो गांव के लोग बता रहे हैं। अब तो कोई राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं बता रही है ना कि ये क्या कहते हैं, आपने लूट लिया है ईवीएम। अब तो गांव के लोग बोल रहे हैं कि अरे हमने वोट दिए हैं और आप जो है क्या कहते हैं, कैसे उसको वोट आ गया। अच्छा, उस जगह का है जहां के ये भी नहीं कर सकते। यहाँ जो सोलापुर की घटना है, जीता हुआ उम्मीदवार, वो सीट पे जीता हुआ उम्मीदवार है, जी, तो वो कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, इसने चोरी की है, तो अब वो भी डिफीट हो गया। तो ये पूरा देखिए तंत्र, इसमें जिस तरह से राहुल गांधी या अखिलेश या बाकी है, उसके साथ साथ पूरा लोगों को, हिंदू नौजवानों को आगे आना चाहिए कि भाई ये जो है चलने नहीं देंगे, ये हमारा धर्म नहीं है और हिंसा से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये तो हजारों साल की परंपरा का, वो जो पहाड़ पे जाने का या गुफाओं में जाने की जो परंपरा है, वो परंपरा में कहाँ ये आ जाता है कि मुसलमान का ये खोदो, क्या कहते हैं, मस्जिद जा के खोदो, ये कहीं है ही नहीं। और ये सब साधु सब भी वही सब है, बाबा बागेश्वर टाइप का या रामदेव टाइप का। वो अब तो सेकुलर लोगों से अपील ही नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं जो हिंदू धर्म के धार्मिक लोग हैं, उनको जो है जगने की जरूरत है। वो देखे नहीं तो देखते देखते उनका धर्म इतने सालों में, 1000 सालों में
मुसलमान ईसाइयों ने जो न कुछ नहीं किया, मतलब सब पूरा बाकी है, हमारा बनारस भी था, हमारा सब मौजूद था, ये सब को ये लोग बेच देगा या उसको तोड़ डालेगा। तो उसको जो है बचाने की क्या है, संभल एक सिंबल है जिसमें कि सबको यूनाइट होना चाहिए, संभल के गरीब लोगों के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं वो इकट्ठे नहीं होंगे तो हम ही को बचाना होगा, वरना नहीं बच पाएगा। हमारे साथ अरुण दीक्षित साहब, बहुत स्वागत अरुण जी आपका, और राशिद भाई भी हमारे, राशिद जहीर जी जुड़ गए, मैं दोनों का बहुत स्वागत करूंगा। राशिद भाई, मैं पहले आपके पास आता हूं क्योंकि आप वहीं उसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं का। ये जो हो रहा है, ये निकल रहा है कि पाकिस्तानी वहां बुलेट्स मिल रहे हैं और तमाम चीजें जो अभी अनिल जी ने भी उसका जिक्र किया, नालियों में ढूंढा जा रहा है, सब हो रहा है। तो मुझे लगता है, और फिर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो कहना है कि अगर अखिलेश यादव गए तो अशांति हो जाएगी, यदि राहुल गांधी चले गए तो अशांति हो जाएगी। और अनिल जी तो कह रहे हैं कि साहब वो पहले केंद्र के जो गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जिम्मेदार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो शायद अखिलेश यादव ज्यादा जिम्मेदार कहला के माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके रहते विपक्ष में है और वो नहीं देख रहे हैं कि वहां संभल में पाकिस्तानी और विदेशी हथियार चले आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो दूसरे कामों में लगे हैं, वो तो अलग अपने मुहिम में है। कैसे, क्या कहा जाए, क्या है ये? और फिर बिल्कुल भी ना जाने दिया जाए वहां। ये भी निकला हुआ है, आपने कई चीजें वहां रिपोर्ट भी की हैं कि वहां दबाव बनाया जा रहा है कि 10 नाम लीजिए, आप ये कहानी कहिए कि यहां से गोलियां चली, ये चला। कैसे वहां मरहम कौन लगाएगा? सरकार से तो अपेक्षा है नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से उनको सिर्फ इसी में लगाए, कैसे कहानी गढ़ ली जाए। राशिद भाई। संजीव भाई, शांति भंग हो जाएगी इस बात का अंदाजा या इस बात का अंदेशा उस वक्त नहीं हुआ प्रशासन को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जब 20 तारीख में चुनाव थे और 19 तारीख में सर्वे करा दिया इन्होंने। कुंदरकी और संभल बराबर बराबर में है, एक ही लोकसभा की सीट है। 23 तारीख में रिजल्ट थे, 24 में दोबारा से पहुंच गए ढोल नगाड़ों के साथ। उस वक्त इनको अंदेशा नहीं था कि कुंदरकी के उस रिजल्ट पर, जहां 62-63% मुसलमान रहता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बंदा 1 लाख 1.5 लाख 40,000 वोटों से जीत जाता है। उस वक्त अंदाजा नहीं था इनको। शांति का व्यवस्था बनाने का जो इन्हें तरीका आया है, वो जब आया जब राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। कोई साधारण आदमी जा रहा है वहां पर, वहां एलओपी जा रहे हैं, अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता जा रहा है, और वो ये भी कहता है कि साहब मैं आपकी गाड़ी में चलने को तैयार हूं। लेकिन चूंकि वहां राहुल गांधी या विपक्ष की राजनीति को जिंदा नहीं कराना है, वहां लोग राहुल गांधी के मोह में जिस रास्ते से गुजरते, लगभग 4 जिले पड़ते हैं। दिल्ली से निकलेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद से निकलेंगे गढ़ आ जाएगा, नोएडा आ जाएगा, बुलंदशहर आ जाएगा, और फिर ये अमरोहा आ जाएगा। हसनपुर से कटते हैं। बहरहाल, तो इनको इस बात की चिंता है। तो ये तो पूरा देश जानता है कि दरअसल राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को किस वजह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात का जवाब यह है कि जनाब वहां 2 लड़के पकड़े गए, जैसा कि आपने बता दिया अपने शुरुआती वक्तव्यों में। उनको जबरदस्ती टेरर में लेकर के ये कहा जा रहा है कि साहब आप जो है 10-10 लोगों के नाम ले दीजिए। कुछ लोग 27-28 लोग जो जेल में बंद हैं, उनसे मिलने चले गए वहां पर कुछ नेता वगैरह, आम लोग भी। इस वजह से वहां के जेलर को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ये बताइए, ये कौन सा शांति का बिगड़ने का अंदेशा है? जेलर अपनी जगह रहता या डिप्टी जेलर अपनी जगह रहता तो इसमें कौन सी शांति खराब हो जाती? लेकिन ये दरअसल दमनकारी नीतियां हैं। अब आकर के वहां पर एक नया बात, बड़ी वैसे इनकी तारीफ भी करनी चाहिए वैसे संजीव भाई, कि बहुत दिन बाद पाकिस्तान लाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी परेशानी में इन्वॉल्व है। वहां पर इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, समझे जी। अब हमारे श्री भाई साहब हंस रहे हैं, क्या नाम इनका, प्रदीप सर हंस रहे हैं। वहां पर जो है ऐसा मामला चल रहा है, वो मैं अक्सर अपनी खबरों में कहता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि ये शब्द मेरे इस्तेमाल होने चाहिए नहीं, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है कि जैसे कभी 4 कुत्तों में कोई हड्डी नहीं पड़ जाती और वो भंबोड़ते एक दूसरे को। पाकिस्तान के अंदर ये मामला चल रहा है। तो अभी ने वो अपनी लड़ाइयों में है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बल्कि मैंने आज सुबह प्रोग्राम बनाया कि पाकिस्तान की एंट्री हो गई है नोएडा के चैनल्स में। ईद का और होली का टाइम है, दिवाली मन रही है, क्योंकि उनको एक ऐसा कंटेंट मिल गया है
कि जिस समय में हम अपनी डिबेट कर रहे हैं, वो वहां पे पाकिस्तान के खोखो की बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के खोखे मिले हैं। पुलिस प्रशासन कहता यह है कि 315 की गोलियां लगी हैं और वहां पर इनको पाकिस्तान के डबल MM के वो मिल रहे हैं खोखे, और नाली में पड़े हुए मिल रहे हैं, और इतने दिन बाद मिल रहे हैं। ये देखने की बात है। तो मतलब ये ऐसी बात हो गई प्रदीप सर के रामपुर में आजम खान पे ये इल्जाम लगाया कि वजीर रहते हुए अपनी बीवी के साथ एक शराब खाने से 16,000 रुपए लूटे इन्होंने। एक मुकदमा ये भी था आजम खान पे कि जब वजीर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, लगभग CM के बराबर का मंत्री, उसके ऊपर इल्जाम लगाया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि अपनी बीवी के साथ, जो राज्यसभा सांसद थी, उनके साथ जाके शराब खाने से, शराब की दुकान से 16,000 रुपए लूटे। तो मैं तो इन पुलिस वालों के बारे में भी सोचता हूँ कि इन्हें कितनी जबरदस्त तरीके की परीक्षा में डाला जाता है। ये खुद हंसते होंगे कि हमसे क्या क्या कराया जा रहा है। बहरहाल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं ना, इस पर भी हमने काफी चर्चा की है। उसी से पता चल गया था कि किस तरह से ये मीरापुर में, कुंदरकी में, कानपुर में दमनकारी नीतियां और अपने डंडे और बल्ले और बल्लम जो भी इनके पास हो सकते हैं, यात्राओं में तो ये बल्लम वगैरह दे देते हैं, ऐसा आरोप लगता है, और बाकी फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। इसी संबल की लोकसभा की रिपोर्ट है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसी संबल में क्विंट ने छापा है, घरों में घुस घुस के मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं। बल्कि वहां पर एक रिपोर्ट ये बता रहे थे बड़े पत्रकार हमारे, उन्होंने कहा कि संबल DM के पास फोन आया लखनऊ से कि 11-12 बजे तक या 9-10 बजे तक 40% मुसलमानों ने जो है कर दिया है मतदान, आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही खबरें आई हैं। अब उसके बाद फिर वो गए, अब फिर उसके बाद इलेक्शन चुनाव आयोग ने किया कि उसकी जांच बिठा दी, और जांच बिठाने के बाद उसी DM को उसका वो बना दिया जैसे गोगोई साहब को बना दिया था कि आप बताओ आपने किसी महिला के साथ वो किया था। तो ये हास्यास्पद चीजें देश में हो रही हैं, लेकिन इसका जवाबदेही अब धीरे धीरे उठने लगी है। जैसे अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के अंदर जो बात निकली है वो चिंगारी, आप क्या समझ रहे हैं संजीव भाई, ये आप देख लीजिएगा। आजकल में आकर के इंडिया के बाहर के संस्थान इस वाली घटना को छापने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 फडणवीस भले ही वहां पे CM की शपथ ले रहे हैं, लेकिन वो गांव शोलापुर का वो गांव उनको हमेशा चिल्लाता रहेगा और बताता रहेगा जो है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो संजीव भाई बड़े अजीब मामला हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर सुना आपने, चाहे अनिल सर को सुना और राशिद भाई से, इसलिए मैं आपके पहले चला गया था कि वहां जो हालात है वो निरंतर रिपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे देखा जाए, कैसे इसको लिया जाए। हम लोगों ने, आपने भी उस उत्तर प्रदेश में इससे ऐसे दंगों को आपने कवर किया जहां बहुत, और फिर वहां हम शांति बहाली के लिए तो सबकी मदद लिया करते थे, खासकर हम सर्वदलीय बातें होती हैं, लेकिन यहां तो आप नेता प्रतिपक्ष जो अकेले जाना चाहते थे कि मुझे अकेले पुलिस के साये में गाड़ी में ले चलिए, वो भी आपको नागवार है, नामंजूर है। जो देश के दूसरे क्रम का पद, अगर हम सबसे बड़ी जो पंचायत है उसके दूसरे क्रम का पद कहलाता है, वो भय क्या है, क्या सच सामने आ जाएगा, क्या लगता है आपको अरुण सर? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी हर बार अकेले दम पे मोदी का खेल बिगाड़ रहे हैं। अनिल जी ने कहा, अभी राशिद ने कहा, मैं आपको दूसरी बात कहता हूं। आज आपने भोपाल में भी देखा, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में बंद, भगवा झंडे पूरे भोपाल में घूम रहे थे, मैंने देखा। देश की जबरदस्ती दुकानें बंद कराएंगी, जबरदस्ती दुकानें बंद कराएंगी। अब आप देखिए, कहां तो बांग्लादेश को मुद्दा बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, और कहा राहुल गांधी ने सारा मुद्दा खराब कर दिया। ये जो चीज है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी तकलीफ दे है, क्योंकि ये मान लीजिए कि कांग्रेसियों ने राहुल को जितना डुबोने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जिसको नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, उन्होंने हर स्तर पर यह कोशिश की कि राहुल गांधी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आगे बने रहें, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आलोचना हो, चाहे उन्हें पप्पू कहें। अब आज का दिन देखिए, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, जो आ रहा है संभल में गोली, मैं आपको 91 का किस्सा बताता हूं, जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके एक दिन पहले मेरठ में दंगे हुए थे, और परिस्थिति ये थी, वहां कांग्रेस के नेता होते थे, मंजूर अहमद साहब सांसद रहे थे। कहा जाता है कि उनकी वजह से प्रोवोकेशन हुआ और उस दंगे में करीब 25 लोग मारे गए थे। मैं वहां कवर करने गया हुआ था,
तो वहां के जो आईजी जोन थे उन्होंने मेरा रास्ता रोका। उनके हाथ में एक 12 बोर की बंदूक थी और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे जिस मोहल्ले में मैं जा रहा था। तो मैंने कहा मैं जानता था उनको, मैंने क्या करेंगे आप? बोले मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा मारो, मैं तो जा रहा हूं, ये जो कट्टा लेके घूम रहे हैं आप, यही शब्द थे मेरे। फिर उनके साथ और लोग थे, चूंकि मैं उस ऑफिस का इंचार्ज भी था, लोग जानते थे। और आगे जैसे ही मैं गली में घुसा हूं, मैंने वहां देखा पीएसी के जवान एक 17 साल के लड़के को बेंच और कुर्सी रख के जिंदा जला रहे हैं। वो फोटो था, लेकिन तब इसलिए नहीं छापा गया कि उस वक्त ये सोचा जाता था कि इससे तनाव और बढ़ेगा। सारी चीज थी वो, तब का मीडिया और था। आज के तो मेरा बस चले तो ये जो मीडिया के स्टूडियोज में बैठ के जो पाकिस्तान की गोली देख रहे हैं ना, मैं उनको असली संभल की गोली दिखाऊं कि ये क्या गोली है। जहां तक अभी भी बोट क्लब पे जो आंसू गैस के बड़े गोले छोड़े गए थे, मेरे पास रखे हैं उनके शेल। दरअसल समस्या ये है कि अब इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। वहां जो गोली चली, कौन सा पुलिस वाला ऐसा है जिसके पास हथियार नहीं है? आप 303 नहीं चलाएंगे, एसएलआर नहीं चलाएंगे, इंसास नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाई आपने। अब चूंकि मीडिया घोड़े के तांगे के घोड़े की तरह बिल्कुल देख रहा है सामने जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो ये नहीं देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई गोलियां चल कहां से रही, कैमरे थे वहां पर। अब पाकिस्तान आया है आज, जब बांग्लादेश खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है, चुनौती दे रहा है। आप उन मोहतरमा के लिए आपने पूरे वहां की कम्युनिटी को खतरे में डाला है, क्योंकि वहां की सरकार कह रही है, उस पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी संभल ना चले जाए, इस पे आपने पूरी ताकत लगा दी। समस्या ये है कि केशव मौर्य का क्राइम रिकॉर्ड कौन नहीं जानता है, जिन्हें ठीक से बोलना नहीं आता। कल तक अमित शाह की सह पर ये योगी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे कि अगर ये तो वक्त की बात है कि आज उप मुख्यमंत्री का दर्जा चुनाव हारने के बाद भी है, वरना इनकी औकात क्या थी हम जानते हैं। सवाल ये है कि देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं ये, और इन्हें ये भी नहीं लगता कि ये भी इनकी भी अगली पीढ़ियां इसी देश में रहेंगी। अगर संभल जलेगा, कुंदरकी जलेगी, रामपुर जलेगा, बनारस भी जलेगी, फिर इलाहाबाद भी जलेगा, ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा। कब तक करेंगे आप? भाई सब कई बार पूछ चुके हैं हम लोग, बात करते हैं, आखिरकार मुसलमानों को आप ले कहां जाओगे? आप हर जगह खोदोगे, खुदा के घर खोदते घूम रहे हो, वहां निकाल क्या रहे हो? ये बता दो भाई। तरक्की का रास्ता तो ये है कि मिल बैठ के बात करो और आगे बढ़ो। नहीं तो मैं कहता हूं, जो अनिल भाई साहब ने ये बात कही कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहां ठेकेदार गुजराती नहीं है? हमारे महाकाल के मंदिर में तो तबाही हो गई, गिर गया, टूट गया, गुजराती। बनारस में गुजराती, अंकुराश्र में गुजराती, चले जाइए आप वैष्णो देवी में गुजराती। अरे भाई, राम मंदिर की छत छूती पाई। मैं वही कह रहा हूं, तुम्हारे खून में व्यापार था तो तुम भगवान को अपने व्यापार में शामिल कर लिए, अब उनकी आड़ में भी कर रहे हो। एक तरफ पकड़ के लाते हो उंगली, जैसे कि बाप पकड़ के ला रहा है भगवान को, राम को लाए हैं, और दूसरी तरफ उनका घर बनता है तो पहले अयोध्या की सड़कें बसती हैं ना, जो है मंदिर बसता है। लेकिन किसी हिंदू का कोई खतरा नहीं आया। अरबों रुपया खर्च करके राम मंदिर बन रहा है और अरुण दीक्षित आराम से बैठे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लुट गया, पैसा लुट गया, अयोध्या लुट गई, कोई नहीं बोला, ना कोई भगवाधारी बोला, ना कोई अंधा बाबा बोला, ना साला आंख वाला कोई बोला। अगर ये बोलते शर्म आती है, अपने शब्दों में गुस्सा आता है कि ऐसी भाषा निकलती है। इनको ये चीजें नहीं दिखती हैं। इनको क्या दिखता है कि पाकिस्तान की गोली आई, कहां से आई? अभी अमेरिका से भी आ जाएगी, हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई भेज दे उसमें कुछ। इन सब चीजों को ये मजाक जो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरह की व्यवस्था की, जिस तरह से जेल में मुख्तार अंसारी मरे, जिस तरह से अदालत के परिसर में, अस्पताल के परिसर में अतीक अहमद मरे, ऐसा है कि गोलियां सिर्फ आप ही के पास नहीं है, दुनिया में सबके पास गोली है। और उत्तर प्रदेश के तो हर गली में कट्टा है, हर घर में कट्टा है। तो आप कहां ले जाना चाहते हो भाई? आपका कोई नहीं है ना, कुछ साल बाद आप नहीं रहोगे, पर यह देश की पूरी नस्ल लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी। अब बात राहुल गांधी की। भाई, राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है आपको? राहुल चले जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता?
लेकिन नहीं, आप रास्ता रोकेंगे, देश की जनता परेशान होगी, राजधानी के लोग परेशान होंगे, और बोलने के लिए कौन खड़ा होता है? वो त्रिवेदी जी, जिनका मध्य प्रदेश में जो बिना काम किए तनख्वाह लेते रहते सरकार के एक विश्वविद्यालय से, इनकी नैतिकता ये है। और कौन बोलेगा? वो केशव मौर्य, जिनका पूरा रिकॉर्ड अभी भी है, अगर खत्म नहीं हुआ होता है कंप्यूटर पे तो आज भी पड़ा होगा। क्यों नहीं बोले? योगी आदित्यनाथ बोलते, नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री बोलते कि नहीं जाने देंगे, फिर मुंह बंद हो जाता है जवान पे। ना तो आप मणिपुर पे बोलेंगे, ना आप बांग्लादेश पे बोलेंगे, ना आप राहुल गांधी को वहां जाने देंगे, तो आप चाहते क्या है? बिल्कुल, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, सब लोगों ने, प्रदीप जी और हम तो एक साथ दिल्ली में, जो कुछ हो रहा है बड़ी मुश्किल से ये चीजें बदली थी। पिछले 10-11 साल में आपने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से तवांग तक जो जहर बोया है, वो मणिपुर में आप देख लीजिए, उसको आप गुजरात में देख लीजिए, उसको आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उसको आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। राज्य, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां आज इनकी नीतियों से हम सांप्रदायिक आग के मुहाने में नहीं, आग में के बीच में खड़े हैं। हर राज्य में तनाव है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। बात कहाँ की होगी? 56 इंच का सीना जो है, उसमें 56 इंच के सीने पे 6 इंच का मुंह तो होना चाहिए ना। वो क्यों सिल जाता है? कौन इस पर स्टेपलर लगा देता है बात करने से? दुनिया भर की बातें हैं। भाई राहुल गांधी चले जाते तो क्या हो जाता? यही सवाल यही है। मैं अरुण सर दोबारा लौटा, प्रदीप सर से टिप्पणी आप खत्म करिए। एक बात और कहता हूं, जो सवाल पूछ रहे थे केशव मौर्य, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि तुम में कितनी तमीज है, क्या बिगड़ जाएगा, और तुम चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी यदि चले जाते तो क्या? प्रदीप सर, जो बात हम कर रहे हैं कि अगर उनको ऐसा, और उन्होंने ये भी, वो मैंने कहा था कई प्लान लेके आए थे, वो अलग अलग थे। उन्होंने प्लान बी कहा, 5 लोग जो 144 में अलाउ होता है, फिर उन्होंने कहा अकेले ले चलिए, वो भी आपको ना मंजूर है, ना आपके लोग अशांति हो जाएगी। क्या मतलब, ऐसा भय क्यों है, किस लिए है? और आप ये जो पद की गरिमा, और क्यों ये मुंह सीए बैठे, जो अरुण जी ने बात कही उसी को और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप ये जो आपके जोकरों को आगे करके और आप चीजों को करते हैं। माफी चाहते हुए, वो ये अरुण जी की भाषा, अरुण जी इसी अंदाज में पेश आ रहा, तो मैंने वही शब्द को थोड़ा और विस्तार दे दिया। प्रदीप सर। संजय जी नमस्कार। मेरा मानना है कि जो अरुण दीक्षित जी ने बीच में कहा था, चिंता का विषय वही है। जो माहौल बना है, जो माहौल बनाया जा रहा है, इस मामले में मैं फिर कहूंगा, मैं 1-2 बार और कहूं कि मुस्लिम्स के पेशेंस की मैं दाद दूंगा। आज की तारीख में मैं चीख के कहूंगा कि मुसलमान बहुत पेशेंस से काम ले रहा है। 18 करोड़ मुसलमान है, हर इलाके में है। आप हर जगह से उसको दबा रहे हैं, हर तरह से दबा रहे हैं। आप वोटिंग देने में उसको लाठी और बंदूक लेके दौड़ा रहे हैं कि वोट न देने पाए। आप जगह जगह मस्जिद में से नीचे मंदिर निकालने, कासिम इस्लात में अभी गया था 15 दिन पहले, जो अनिल जी बता रहे थे, वो भी आपसे बात भी हो रही थी। बनने के बाद ये रीस्ट्रक्चर करने गया था और मैं दंग रह गया देख के। और पहली बार मेरे मुंह से वहां पे मंदिर के अंदर 10 गाड़ियां निकली। जो उसकी आस्था, जो, क्योंकि हम बीएचयू में पढ़े हैं, 10 बार कासिम इस्लात जाते हैं, गए थे। देखिए, जो उत्तर भारत के मंदिर का जो नागर शैली स्ट्रक्चर था, वो एक अलग था कि आप एक बरामदे से जाते थे, उसके बाद गर्भगृह में पहुंचे थे, और उसका ऊपर का मीनार कैसे रहता था, वो सारी एक मंदिर आर्किटेक्ट का वो था। साउथ का अलग था, नॉर्थ का अलग था, सब खत्म कर दिया इसने। जो टिकट काटा 250-300 का हमारा, उस आदमी ने कहा, मैं क्या 300 दे के दर्शन करने के बाद भी लाइन है? कहा साहब याद कीजिए, बिना टिकट लिए कितना बढ़िया दर्शन हो जाता था। लाइन अभी भी लगती है, टिकट लेके भी, बिना टिकट लिए मिला, लेकिन 300 रुपया कमा रहा है वहां से वो। और आप जो गर्भगृह है, जिसको आप बरामदे लांग के, अच्छा वो स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि 100 साल तक नहीं गिरता। वो तो पत्थर के सब रॉक कट थे, वो सब 100 साल तक नहीं गिरते वो। और आपने गिरा दिया उसको। बाबर ने नहीं गिराया, औरंगजेब ने नहीं गिराया।
और उसी के साथ आप 100 मंदिर जो गंगा किनारे तक जाते थे, छोटे छोटे मंदिर, और भगवान वहां मिले, नालियों में मिले, शंकर जी वो मिले। कौन सी हिंदू आस्था है? खैर मैं इस पर नहीं अभी जाऊंगा, हिंदू आस्था, उस पर हिंदू के साथ क्या ही खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत से हिंदू पागल हो चुके हैं। मैं यही वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी का आज जो भी आप देख रहे हैं बेस, वो कम्युनिज्म के कारण है, वो मुसलमानों के प्रति नफरत के कारण है। मैं यहाँ देहरादून में हूँ और ये मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर है। कल गया था वहां पे, भाई मैं भी तो हिंदू हूँ, कल दर्शन करने गया था शिव जी का। एक भिखमंगा वहां 2-3 भिखमंगे बैठे कि अब मुसलमान सब पिटाइए, बहुत मौलाना हमने का ये सब पिटाएंगे। मैं दंग रह गया, मेरी उम्र 60 से ऊपर है, इस तरह के शब्द मैंने कभी सुने नहीं थे। ये सब शब्द आपको घर में सुनाई दे रहे हैं, दोस्तों के भी सुनाई दे रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं उससे सुनाई दे रहे हैं। हम कहाँ पहुंच रहे हैं? और इन मतलब बेशर्म हम कई बार आपके आप बोल चुके हैं। मतलब आप पहले काशी विश्वनाथ पे ढूंढे, ये सर्वे कराए हो क्या, मथुरा सर्वे किया, अब आप संबल, बुलंदशहर, यहां तक कि अजमेर शरीफ में मंदिर ढूंढ लिया इन सबों ने। साईं बाबा को मुसलमान बता दिया इन सबों ने। ये कहां ले जाएंगे ये, और हम कहां जा रहे हैं? एसी के नीचे हम मिडिल क्लास वाले डाइनिंग रूम में बैठ के इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये लाइटली नहीं है संजीव जी। अब राहुल गांधी का सुनिए, लोग भूल जाते हैं राहुल गांधी मणिपुर गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। मणिपुर में संभल से भी ज्यादा हालत खराब थी कि नहीं थी? उनको वहां क्यों जाने दिया गया? अब वो तुरंत गए थे, वहां भी बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। वहां ये नहीं हिंदुओं को जताना था कि देखो मुसलमान तुष्टीकरण के लिए आ रहा, हम रोक दिए। वहां जनजातियों के बीच का मामला था, लेकिन पॉलिसी तो एक ही रहेगी ना। वहां स्थिति नहीं बिगड़ सकती थी के जाने से। वो वहां तो हर जगह गए, हर कैंप में गए, दोनों जनजातियों के कैंप में गए, चर्च में गए। वो यहां से अच्छा, आप भी बचपन से देखे होंगे, हम लोग भी, अगर कहीं दंगा होता, दंगा पीड़ित होते ही होते तो मिशन जाता साथ। कौन शांति कराएगा? कौन पीड़ित जो है, प्रशासन जो पीड़ित कर रही है, पुलिस मार रही है, बंद कर रही है, उनके आंसू पोंछने के लिए कौन जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी तो जाने से रहे, वो तो मणिपुर आज तक नहीं गए, तो यहां कौन जाए? और ये राहुल गांधी बच्चे हैं, ये जो बोल रहा था अभी केशव मौर्य, माफिया नहीं, ये नहीं, गुंडागर्दी नहीं, माफिया गुंडागर्दी नहीं है यूपी में नहीं। अगर वो तो अतीक को कैसे मार दिया गया पुलिस संरक्षण में, हाथरस में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करके उसको कैसे टांग दिया गया। कुशीनगर में जो बालाएं थी, उनके साथ गैंग रेप कैसे हो गया? आप तो पुरानी बात कर रहे हैं। परसों नरसों राशिद भाई बताएंगे कि वह लखनऊ में एक शादी समारोह में वो क्या गोलीबारी हो गई रात में भोजन को लेकर। वो विश्वविद्यालय के लड़के पहुंचे, वहां गोली बारी तमाम चीजें हो गई, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। हाँ, तो वो बताइए, उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बयान दे रहा है कि यहाँ माफिया खत्म हो गया, शांति। मतलब कितना झूठ बोलोगे यार आप लोग, देश और किस हद तक झूठ बोलोगे? और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये जो आपके प्रवक्ता थे, उनकी जेट कैटेगरी में अरुण दीक्षित जी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, जेट कैटेगरी में कब एडवांस टीम जाती है? एसपीजी की एडवांस टीम जाती है, एसपीजी सुरक्षा में एडवांस टीम जाती है। और हम लोग को बेवकूफ बना रहा है बैठ के वहां पे एडवांस टीम। अच्छा, राहुल गांधी इतना तक कहे कि हम पुलिस संरक्षण बन जाएंगे। अब सवाल ये क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हैं? तो 2 कारण से हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान तुष्टीकरण के लिए आ रहा था, ये आप लोग आंसू पूछने नहीं आ रहा था। मैंने रोक दिया बॉर्डर पे। और दूसरा, उन्हें डर है कि जो पाकिस्तान थ्योरी और फलाना थ्योरी, ये थ्योरी है। सही क्वेश्चन आनंद सिन्हा ने कि पाकिस्तान संभल बॉर्डर स्टेट तो नहीं है ना, बॉर्डर जिला तो नहीं है ना, बॉर्डर स्टेट में है वो।
पाकिस्तान इस्लामाबाद से पाकिस्तान से साला गोली वहां से स्मगल होते हुए संभल चली आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये दोस्त किसका है? जैसे आप बोलते थे कि झारखंड के छत्तीसगढ़ के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में कि बांग्लादेशी यहाँ आ गए हैं, बांग्लादेशी को, अरे तो बांग्लादेशी को रोकेगा कौन? झारखंड बॉर्डर तो था नहीं, वो तो आए होंगे बंगाल से, कहीं से आए होंगे, तो आप रोकने का काम किसका है? तो इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, एक उंगली उठाई मेरी आवाज की तरफ होती है वापस, वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल गए, उनको नहीं ध्यान है। वो ये उनके अपने जो दायित्व है उसी में वो कहते हैं ना कि जब झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। मैं आप कहते हैं लौटूंगा एक बार, मैं अरुण दीक्षित जी से पूछता हूँ। अरुण सर, हम जो बात कर रहे थे, हमने तो जब रिपोर्ट करते थे हम तो दो समुदाय लिखते थे, हमने कभी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम, दो समुदाय, दो गुट। अमूमन हम बहुत 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 बचते थे चीजों से। अब ये सरेआम चीजें और इतना खुलेआम, और फिर दूसरी इसको अब कभी अखबार में रिपोर्ट में नहीं होता था, नहीं किया हमने, हमें तो यही सिखाया। अखबार हम लोग स्टोरी में कभी नहीं लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम दो समुदाय, दो, बहुत संभाल के लिखना पड़ता था बहुत सारी चीजों को। अरुण सर, अब इसको रंग ये दिया गया है, मैं राशिद भाई से भी यही सवाल पूछूंगा आगे कि ये जो है होड़ मची हुई है, वो अखिलेश यादव अपना एक श्रेय लेना चाहते हैं, वो पीछे हो रही थी कांग्रेस, वो लेना चाहती, फिर कह रहे हैं बट गए हैं लोग आपस में, एक नहीं है। मतलब कितना आप, एक तो झूठ, और झूठ के साथ साथ भय, और तीसरी चीज की आप बहुत कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन है कि आप एक थ्योरी लाते हो, पकड़ी जाती है, और एक दूसरी थ्योरी आप जब तक लाते हो आप और उलझ जाते हो। देश को आप समझ रहे हो, जो अभी प्रदीप सर ने कहा कि क्या देश मूर्ख हो गया है, उसको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, वो नहीं जान रहा है क्या, सब कुछ भूल चुके हैं। आप इतने अंध, मतलब मंद हो, आप इतने ज्यादा, आपको इस पद का वो है कि कुछ भी कीजिए, और मेरी लाठी मेरी भैंस। अरुण जी। संजीव जी, मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि 370 कब खत्म की थी कश्मीर से? उसके बाद तो कश्मीर में प्लॉट बट रहे थे, कॉलोनियां कट रही थी, लेकिन हालत क्या है कि जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं पिछले दिनों में, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, वहां के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जमूरे और प्यादे जो बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके आका, उन्होंने क्या वायदे किए थे? बस पूरा भाजपा का कार्यकर्ता और आरएसएस का स्वयंसेवक कश्मीर में प्लॉट लेने जा रहा था, कुछ तो जो है वो शादी करने जा रहे थे। क्या हालत है वहां? इसके लिए कभी अमित शाह नहीं बोलेंगे, कभी अमित शाह मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये थर्ड क्लास लोग, क्रिमिनल लोग जो राजनीति में लाके सिर्फ जाति का खड़ा करके इनको, इन्होंने यहां तक पहुंचाया है, ये वो बातें कहते हैं। चूंकि मैं जानता हूं डिप्टी सीएम जो हैं वो खुद अपराधी रहे हैं, इन पे मुकदमे रहे हैं, अब खत्म कर देने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें जो है ना, कहां से लाओगे आप? आपने हिंदू मुसलमान की खाई इतनी बड़ी की, और इसके लिए एकमात्र आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। डंके की चोट पे जो संस्थाएं उन पर अंकुश लगा सकती थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो और चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, वो दोनों एक एक पांव पकड़ के पड़े हुए थे। क्या किया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया होता तो आज ये सर्वेक्षण होते क्यों? और दूसरी बड़ी चीज, आरएसएस का खेल समझिए आप, चाहे वो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे दूसरे जगह के बड़े मंदिर हो, सब जगह आरएसएस का कंट्रोल पहुंच रहा है और पैसे वसूले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अब आमदनी कहां से लेंगे? आपके देवता आप ही देखने जाओ, और कहां हो रहा है? जहां ज्यादा लोग जाते हैं। मैं कहता हूं कि करोड़ों नहीं, लाखों मंदिर इस देश में खाली पड़े हैं, जिन पे कोई उनका धनी धोरी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? सब मिलकर उनको, उन मंदिरों को देखते हैं। अपने मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चारों तरफ मंदिर है। अब भोपाल से थोड़ी दूर सलकनपुर में देवी लोक बनेगा, उसके ठीक पीछे वहां एक शिव जी का मंदिर है। चूंकि वहां लोग नहीं जाए, और वहां चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की अपनी उतनी नहीं थी, वहां सीढ़ी नहीं बनी है, मंदिर ही मंदिर है। तो इनकी सबसे बड़ी जो अब तैयारी है कि पैसा आपको भगवान की श्रद्धा का जो है उसका बाजारीकरण किया है। आप
एक टिकट खरीदो, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ले लो। अब प्रदीप भाई बता रहे हैं कि टिकट भी खरीदा, लाइन में भी लगे। बनारस में हो रहा है, दिल्ली के झंडेवालान में हो रहा है, मध्य प्रदेश के महाकाल में हो रहा है, सब जगह। हिंदू इतना मूर्ख हो जाएगा, ये हमारी समझ से परे है। जो ये सोच रहे हैं कि अगर राशिद भाई का एक हाथ टूट जाएगा तो बड़ी खुशी होगी, ये भूल रहे हो कि आपके दोनों टूट जाएंगे। ये इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने कायदे से, बिल्कुल धीरे धीरे चुपचाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने आपके तीर्थ स्थलों पर कब्जा किया है, उनका बाजारीकरण किया है, उनसे व्यापार कर रहे हैं। उसकी किसी को चिंता नहीं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं किसी ने उठाया? हम सब जगह गए, हमने जामा मस्जिद कई बार देखी है, हम स्वर्ण मंदिर गए हैं, चर्च में कहीं फीस नहीं लगती। स्वर्ण मंदिर गए थे, आराम से एक सामान्य नागरिक की हैसियत से पूरा मंदिर घूमे, खा पी के आए। भाई ये हिसाब तो दो कि जबकि वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जबकि वो काशी विश्वनाथ से बहुत हद तक यूरोपीय बाहर, लेकिन अंदर नहीं। अरे प्रदीप भाई, आप ये तो सोचो कि भैया हर जगह कब्जा, हर जगह पैसा, ठेकेदार गुजरात का, माल कहाँ जा रहा है? आप और हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हमें कहाँ लड़ना? हमें तो लड़ना है, राशिद से लड़ना है, हमको मुरादाबाद संभल से लड़ना है, लड़ते रहो। भाई मुसलमान को तुम आज मुझे बता दो, मैं चुनौती देता हूँ नरेंद्र मोदी को, अगर वो ये हमें अपना प्लान दे दें कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए उनके पास ये प्लान है, मैं कल उनकी पार्टी का मेंबर बन जाऊंगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का रहे हो। हम तो अंधे हो गए हैं, हिंदू हमारी कम्युनिटी अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े सब हो गए। इन्हें ये नहीं दिखता कि इनके सारे तीर्थ स्थल एक गिरोह के हाथ में पहुंच गए हैं। आप समझिए, पूरे देश में हिंदू तीर्थ स्थल गिरोहों के हाथ में है, और उस वजह से आके गाली देंगे किसी मंदिर वाले ये, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। बनारस में सबने देखा था, गलियों में भगवान मलबे में दबे पड़े थे, किस तरह तोड़ा गया। तो इसकी चीज पर जहां हमें बोलना चाहिए नहीं बोल रहे हैं। जो बात कही कि भिखारी कह रहे हैं कि मुसलमान ठीक हो जाएंगे, अरे भाई मुसलमान अगर ठीक हो जाएंगे तो आप कहाँ बचोगे? ठीक तो आप भी होगे। और अभी भी आप समझ लीजिए, आप भोपाल का, देश के किसी बड़े मंदिर को देखिए, अपरोक्ष रूप से उसका नियंत्रण किसके पास है? उसका नियंत्रण उन संस्थाओं के पास नहीं है जो इन मंदिरों की देखभाल करती थी। अब उन संस्थाओं के पास है जो संघ के नियंत्रण में है। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और डर क्या है? नरेंद्र मोदी इन चीजों को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप उलझे रहो। संभल की मस्जिद के नीचे से हो सकता है कोई एक मंदिर निकल आए, पर उसके बाद क्या? मैं अकेले संभल और उसके आसपास, अब तो बहुत साल हो गए, अभी भी मैं कहता हूं, राशिद कंफर्म करेंगे, हजारों मंदिर मेरठ से लेकर रामपुर और नैनीताल तक ऐसे ही पड़े हैं, छोटे बड़े पुराने मंदिर। और ऐसे तो ध्वस्त अवशेष वाले मंदिर पड़े। हमारा मूल स्थान फर्रुखाबाद है, वहां देखे हमने मंदिर पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ इतने साल से उन्हें दिखवा लेते, पर जहां आमदनी हो रही है, आदमी ज्यादा जा रहा है, वहां कब्जा कर लिया। और जब बात आएगी तो मुसलमान को आगे कर दो। भाई ज्ञान वापी मस्जिद हो जाए, चाहे मथुरा की मस्जिद हो जाए, अब अजमेर पहुंच गए। अजमेर में भी मेरा सवाल ये है कि क्या कल को ये डिक्लेयर कर दो कि भाई हिंदू राष्ट्र है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो और अपना एक अलग हिंदू कानून बना लो, बाकी को सबको एक बूचड़ खाने खोल दो, मरवा डालो सबको, हमको भी मार दो। हम फिर ऐसे हिंदू नहीं रहना चाहते जो एक दूसरे से लड़ाए, हम वो हिंदू नहीं है। ठीक है, वो उसका कोई तरीका नहीं है आपके पास। अब राहुल गांधी अगर चले जाते तो उसमें क्या बिगड़ जाता? ये जो दोनों बयान आपने सुनवाए, चाहे वो त्रिवेदी का हो चाहे मौर्य का हो, मैं कहता हूं सामने बैठ जाए, तर्क पर 10 मिनट बात कर ले। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, पॉलिटिकल साइंस का काम तो करते करते 40 साल निकल गए। मैं कहता हूं हमसे ही पूछ ले, हम तो अज्ञानी हैं, ये सब बहुत ज्ञानी हैं। हम 4 सवाल इनसे पूछेंगे, जवाब दे दें। जितने झूठे, मक्कार, दोगले, कमीने, जितनी गालियां हो सकती हैं सब इन पे लगती हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और सब जगह शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया है, आप उस पर ना पूछो।
अनपढ़ लोग कुलपति बन रहे हैं, जिन पर मुकदमे हैं, जो इस लायक नहीं थे प्रोफेसर बनते, उनको आप कुलपति बना रहे हैं। अरुण सर, वो सारा जो जितनी चीजें हैं लगभग मैं मेरा चूंकि समय संजीव जी उन्हीं से ध्यान बटाना है, उन्हीं से ध्यान बटाना है, इसलिए संबल भी लाएंगे, उसी के लिए अजमेर भी लाएंगे। अरुण सर एक लाइन का उसमें कि आपका अपना कुछ बताने के लिए नहीं, तो आप यही करके जितना भी जब तक आप सत्ता में रह सकते हो बने रहो। मैं राशिद भाई आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा। एक मिनट संजीव, मैं 1 मिनट कहता हूं कि देश की तमाम बड़ी शिक्षण संस्थाएं आज वो किसके नियंत्रण में है? कौन लोग बैठे हैं? आप सिलेबस बदल रहे हो, आप पाठ्यक्रम बदल रहे हो, आप देश की पूरे उसके डीएनए को बदल रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका खामियाजा तो अगर इतना कमजोर हिंदू डीएनए होता तो सैकड़ों साल के शासन के बाद भी मैं, अरुण दीक्षित, आप श्रीवास्तव कैसे बने रह गए? हम क्या इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की एक गोली आई और संभल का कांड हो गया? मैंने नाम भी बता दूंगा, उस अफसर के हाथ में बंदूक देखी तो मैंने कहा तुम चलाओ, और मैं जाना इसी बात के लिए जाना था, दंगा हुआ, देखा मैंने अपनी आंख से बच्चों को जलते हुए, और लाल गमछे में पान पोंछते हुए कमांडेंट ने पीएससी के कहा था, देख लिया? मैंने कहा दम हो तो मार गोली तेरे में, यही बात हुई थी। बोले जाओ भाई जाओ, आप क्यों दंगा करते हो, चलो जाओ। तो ये परिस्थितियां आज ये हैं कि हमारे पास जो हमारे असली मुद्दे हैं, बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई, सारी चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन मंदिर अगर इनके कब्जे में नहीं रहेंगे तो फिर हिंदू खतरे में आ जाएगा। आज राहुल गांधी अगर चले जाते तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन राहुल गांधी देख के आते तो बात जरूर करते, वो असलियत नहीं पहुंचे, इसलिए ये रोका है। राहुल का मुंह बंद रहे, वो सही न जान पाए, इसलिए रोका है उनको। असलियत सामने ना आए भाई, उसको नेता प्रतिपक्ष उनको अपना वहां अगर डिबेट होगी वो होगा तो बहुत सारी चीजें फैक्ट्स हालांकि आ रही है उनके पास, सारी चीजें आ रही, कुछ नहीं रहा। सच लोग बोलेंगे वो बताएंगे ना। बिल्कुल आ रहा है वो। राशिद भाई के 10 दिसंबर तक जो बात है, अभी जो डेडलाइन है कि 10 दिसंबर तक कोई नहीं जाएगा, उम्मीद करते हैं कि 10 के बाद खुल जाएगा कि अभी और बढ़ेगा अभी, क्योंकि वो जो निकल कर आता है अभी वहां, वो पुलिस जो कोशिश कर रही है उसमें सफल नहीं हो पा रही, तो 10 तक हो जाएगा मामला कि और आगे बढ़ेगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए। संजीव भाई, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी के जाने से इनको प्रॉब्लम क्या थी। मैं एक बात ये दोबारा भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर संभल चले जाते तो राहुल गांधी के संभल जाते के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में राहुल की यह खबर छप जाती और ये फिर दोबारा से नंगे हो जाते। राहुल गांधी को तो रोकने की बात यह है। जहां तक बात है, मणिपुर में भी राहुल गांधी को रोका गया था। वो प्रमोद कृष्णम जो संभल में कल्की महाराज का वो चलाते भी हैं और बुलाया भी था। अभी उन्होंने ट्वीट किया अरुण सर, और उन्होंने कहा कि अरे बांग्लादेश भी चले जाते। मैंने उनको ट्वीट में लिखा, रिट्वीट करते हुए, कि आप पहले एक काम करो, महामहिम को मणिपुर तो भेजो। प्रधानमंत्री जी तो मणिपुर जाते नहीं है, और राहुल गांधी के संभल जाने से इनको इतनी दिक्कतें होने लगी हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, राशिद भाई एक बात बता दूं। जी बताइए। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो पहली बार कांग्रेस में गए थे, बलराम सिंह, और अब क्या बोलूं, महावीर के समय उनकी नस्ल से वाकिफ हूं, और वो आप बिल्कुल वाकिफ हैं। वो इत्तेफाक से एक बार प्रमोद कृष्णम मेरठ भी आए थे, इंटरव्यू मैंने उनका किया था 1 to 1, मुझ पर भी थोड़ा सा भड़कने लगे थे। वो हो जाता है जब कोई सवाल करता है तो भड़कते हैं। बहरहाल वो तो बुजुर्ग थे हमारे, तो हमने चुपचाप सुन लिया। राज्यसभा ना मिलने का उनको दर्द था। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अरुण सर ने कहा कि मेरठ के दंगों में जब राजीव गांधी की एक दिन बाद हत्या कर दी गई, उससे पहले जब ये आए तो पीएससी के एक आदमी को देखा इन्होंने कि एक मुस्लिम लड़के को जला रहे थे। वो यहाँ 40 लोग, 37 लोग, 38 लोग हाशमपुरे से लेकर गए और जाके मुरादनगर की नहर पर मार दिया। पूरी दुनिया में खबर इसलिए नहीं बनी, 1.5 महीने 1 महीने बाद वो खुली। ऐसे संभल के अंदर 4 लोग या 5 लोग मारे गए। राहुल गांधी के जाने से इनका पता चल जाएगा कि 40 साल पहले भी कुछ और इतिहास था और आज भी कोई और इतिहास है। बहराइच हो या संभल, इन जगहों पे इन नेताओं को जाने से इसलिए रोका जाता है संजीव भाई कि ये खबरें बाहर के मीडिया में न चले जाएं, क्योंकि राहुल गांधी को ये देश का मीडिया तो पप्पू बनाने पे साबित तुला बना हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसको बड़ा ध्यान से सुनती है। वो आदमी यूनिवर्सिटी में जाकर के डायरेक्टली हाथ में माइक लेके बातें करता है। जब यहाँ हमारे महामहिम टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेते हैं तो राहुल गांधी वह निसंकोच लोगों के बीच में चला जाता है। और अकेले राहुल गांधी संभल ही थोड़ी ना जा रहे थे। राहुल गांधी ने देश का कौन सा ऐसा कोना है जो अपने कदमों से नहीं नापा। वो कभी ट्रक ड्राइवर के पास गए तो कभी मिस्त्रियों के पास गए, कभी कुली के पास गए, एक आदमी के पास गए।
और एलओपी का तो कम से कम हक तो बनता ही है ना कि संभल के लोगों के जख्म को पता करें, लेकिन वहां पोलो खुल जाती है। राहुल गांधी जाते, संभल के लोग लिपट जाते और बताते कि देखिए साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे फला फला लोग जो है इलीगल रूप से गिरफ्तार कर लिए गए। वहां के लोकल प्रशासन की पोल खुल जाती, योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खुल जाती। चूंकि राहुल गांधी के जाने का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पूरी दुनिया की मीडिया कंसंट्रेट करती कि राहुल गांधी कहां पर गए। संभल इनको पता चल जाता कि ये ऐसा नहीं है कि बहराइच में भी कुछ कर पाए, संभल में भी कुछ कर पाए। ये बराबर ये करना तो चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी और जो हमारा जो सोशल मीडिया पे आप जैसे लोगों के चैनल्स हैं संजीव भाई, वो इस बात को बताते हैं, उससे इनको बड़ी पीड़ा होती है। बहरहाल बात यह है कि संभल के अंदर 4 लोग मारे गए, 28 लोग जो हैं जख्मी हैं, वो जेल पहुंचा दिए गए। 2 महिलाएं उसमें, और 200 लोगों के पर्चे छाप दिए गए कि ये जो है वो। और वहां का जो पुलिस अधिकारी है और तमाम जो लोकल अधिकारी हैं, वो बड़ी ढिठाई से बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अगर ये रोक भी लेंगे तो ये हमारी चर्चाओं को थोड़ी ना रोक लेंगे। ये बात आखिरकार राहुल गांधी के जाने से शायद इतनी चर्चा होती ना होती। राहुल गांधी के साथ जो हुजूम लगा हुआ था इंसाफ पसंद लोगों का, उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी क्यों जा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये दमन की जो स्थिति है ना, ये तो अंग्रेजों के समय भी नहीं देखी थी। मैं बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ संजीव भाई कि हकीकत में आप करना क्या चाहते हैं। आप कुंदरकी को जबरदस्ती जीतना चाहते हैं, जीत लीजिए, लेकिन कम से कम लोगों की जानों से तो मत खेलिए। आप बार बार सर्वे निकालते हैं, वकील को भेजते हैं, वो वहां पर ड्राम पीटता हुआ जाता है। उसको कोई अधिकार नहीं था विष्णु जैन को वहां जाने का। वो जो ईएसआई की जो टीम थी, एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम, वो जाए या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो विष्णु जैन किस हैसियत से गया, उसको बल्कि नोटिस देने की बात की जा रही है। वहां का लोकल जज इस प्रकार के कैसे सर्वे की इजाजत दे सकता है। मतलब अब तो ये छोटे छोटे इस तरह से शहरों को भड़काएंगे, 4-4, 6-6 आदमी मारेंगे और 2027 तक अपनी हंडिया को गर्म करके रखेंगे। मैं तो समझता ये हूँ संजीव भाई कि शायद इनका प्लान यही है। लेकिन अरुण भाई ने जिस प्रकार से पोस्टमार्टम किया, वो शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। इतनी निडरता अगर कोई राशिद जहीर नाम का आदमी बोलेगा तो मुकदमे हो जाएंगे। ये तो हमारे अरुण भाई जो बड़े भाई हैं, हमारे बैठे हुए, इन्होंने हमारी बातों को अपने शब्दों में उकेर कर रख दिया। मैं इनको सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को जो अरुण सर ने अभी बातें कही, जो वक्तव्य कहे, मैं अपने सारे ग्रुप्स में, अपने प्लेटफॉर्म्स में डालूंगा कि मुस्लिम समुदाय को, विशेष समुदाय को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी अगुवाई करने वाला अरुण जैसा व्यक्ति मौजूद है, जो 40 बरस पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। और संजीव भाई, ऐसे लोगों की हकीकत में कोई कमी नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं इनके साथ तो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन चूंकि संस्थान और तमाम के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन इनके हाथ में है, इसलिए ऐसा लगता है कि इन्हीं का बोलबाला है। एक शेर सुन लीजिए, वो कह रहा है कि ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। अब ये अंधेरे छटने वाले हैं, देख लीजिएगा आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरुण सर। बहुत आपका कुछ कहे, अगर एक लाइन कर दीजिए आप। एक बात जो अभी राशिद ने कहा, भाई वो मलियाना का कांड था, पीएसी ने मारे थे, मैं उस बाईपास तक पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया की एक ब्रॉडकास्टिंग टीम मेरे आगे थी, उन्होंने कहा फायरिंग हो रही है। हम पीछे लौटे तो हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की जीप के हुड पे छेद हो गया था। हमने आके एसपी सिंह को बताया था कि हम घुस नहीं पाए हैं और वहां धुआंधार गोली चल रही है। वहां की पुलिस ने रोका था, लेकिन विभूत नारायण राय गाजियाबाद के एसपी थे, लाशें वहां से लाके नहर में डाली गई थी। और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर चौथी दुनिया ने शुरू किया था इसको। उस वक्त भी जो है नहीं डरे थे, नहीं डरेंगे, आज भी नहीं डरते हैं। बात वही कहनी है कि भाई कितना करोगे, मरना तो एक ही दिन है भाई। और मैं तो आज भी वही बात आज भोपाल में देखा कि सबको घेर के बंद करा दिया। बांग्लादेश की बात पीएम क्यों नहीं करते? नहीं कर रहे हैं, गली में घूम रहे हैं डंडा लेके। तो ये जो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी हमारा देश, हमारे लोग, और खासतौर पर जो बात प्रदीप ने कही और अनिल जी ने कही, अब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि ऐसे प्रोवोक नहीं होना है, और इसी वजह से ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल गलती वहां क्या करोगे? अगर पुलिस गोली मार दे खड़े लोगों को तो आप क्या कर लोगे? वो किया है संभल में। और राहुल के मुंह से सच ना निकल जाए या राहुल तक सच ना पहुंच जाए, इसलिए उन्हें रोका है। नहीं, वो भय उनका, वो जो राशिद भाई ने कहा, मैं उसे थोड़ा इत्तेफाक जताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें जाती हैं, देखिए राहुल गांधी को गंभीरता से सुना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसको बहुत प्रमुखता से छापा भी जाता है, तो वो एक भय तो निश्चित तौर पर है और इसी के पीछे ये है। लेकिन ये बहुत देर तक, दूर तक छुपेगा नहीं, चीजें सामने आती जाएंगी। कोई आप उसको, सच को छुपा नहीं पाएंगे। थोड़े दिन आप पर्दा डाल लीजिए, लेकिन वो पर्दा हटेगा और जो
राशिद भाई ने कहा कि वो अंधेरी जो रात है छटेगी और सूरज निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, बहुत राशिद भाई आपका, और अनिल सर, और उसके पहले जुड़े हुए हमारे साथी प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अनुरोध हमारा जो अंत में होता है, यदि आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।